स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के माध्यम से डिटरमिनेंट टॉपिक समझेंगे। हिंदी में से सारणिक कहते हैं। इसमें हम 3 एक्सरसाइज करेंगे, 4.1, 4.4 और 4.3। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं क्लोजली। फिर 4.3 एरिया के वो मैं आपको बताऊंगा। तो डिटरमिनेंट है क्या? सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें वर्ग आव्यूह होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा सम्मिलित करा सकते हैं, जिसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। To every square matrix we can associate a number called determinant of that square matrix. कैसे होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, 3 रो है और 3 कॉलम है। आगे होना चाहिए वर्ग, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे संख्या ले ली 1 2 3 0 5 -4 और 6 -3 and 2। ये मैंने नंबर ले लिए, ठीक है। अब डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं? इट्स डिटरमिनेंट इस तरह से साइन लगाएंगे, ठीक है, कॉलम के रूप में। इससे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये स्क्वायर ये मैट्रिक्स है या ये डिटरमिनेंट है। 1 2 3 0 5 -4 6 -3 2। 0 जो भी संख्याएं हैं यहाँ पे वही सेम आएंगी, वही यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे लगा हुआ है तो डिटरमिनेंट है, ऐसे लगा हुआ है ब्रैकेट्स में तो ये मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अनुदिश इसका प्रसरण कर सकते हैं। मैंने पहले फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ 1 2 3 के लिए। तो इसमें ऐसा करते हैं, 1 को लिया मैंने 1 बाहर लिख के जिस रो में 1 है और जिस कॉलम में 1 है उसे छोड़ दो। क्या बचा? 5 -4 -3 2, ठीक है। फिर इस संख्या को लेंगे, इस संख्या में इसका साइन चेंज करके लेंगे। ऐसा होता है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो 4 स्थान है ना, 1 2 3 4, इन यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ पे साइन चेंज करके लेंगे। तो यहाँ पे इसे 2 है तो -2 करके लेंगे। यहाँ 0 है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ तो इफेक्ट ही पड़ेगा। क्या यहाँ -4 है तो +4 करके लेंगे। इस जगह -3 है तो +3 करके लेंगे, क्योंकि जहाँ पे ये माइनस है इसका इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे आप साइन चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 लिया मैंने, तो 1 पे तो प्लस ही आ रहा है, साइन चेंज नहीं करना है, प्लस का ही लेना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर 5 -4 -3 2। अब इसकी बारी आती है, तो ये प्लस यहाँ का है ना, तो इसे मैं यहाँ पे -2 करके लिखूंगा, ठीक है। 2 जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ दो, बाकी क्या बचा? 0 -4 6 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर 0 -4 6 2। फिर 3 की बारी आई, तो 3 तो प्लस है ना, तो सेम साइन लेना है। 3 को ले लिया, ये 2 छोड़ देंगे और ये 2 कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ने पर 0 5 6 -3, ठीक है। अब करना क्या है? पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई, माइनस अपनी तरफ से लगेगा, ठीक है। 5 2 10, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी 12, ऐसे होता है। तो -2 पहले मल्टीप्लाई इनकी 0, नेगेटिव अपनी तरफ से, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 4 24, यहाँ पे +24 हो जाएगा, +3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 -6 5 30, ठीक है। तो ये हो गया 10 -12 -2, 24 2 48, ठीक है। और 33 90, ये -90। तो ये हमारा हो गया -2 और -48 कितने हुए? -50 और -50 और -90 माइनस के 140। ये इसका आंसर आ गया। तो सीधी बात ये है, वर्ग आव्यूह था। एक वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं। तो इसके संगत एक जो हमने सारणिक की वैल्यू निकाली वो आ गई -40। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है। तो एक हमने करा यहाँ पे एक्सपेंड फर्स्ट रो के अलोंग।
अगर मैं सेकंड रो के अलोंग करूंगा या थर्ड रो के अलोंग करूंगा तो भी इसका यही आंसर आएगा। ऐसी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अलोंग करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। मैं फिर भी एक बार इसको सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके इसको मैं दिखा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड कॉलम। ठीक है, कितना आना चाहिए आंसर? -140। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। कैसे वैल्यू निकालेंगे? अब 2 की बारी है। यहाँ पे 2, 5 और -3 तीन बार लिखेंगे इसको, यहाँ पे 3 स्टेप में। तो 2 के लिए माइनस लग रहा है तो मैं यहाँ पे -2 करके लिखूंगा, साइन चेंज करूंगा। 5 के लिए साइन नहीं चेंज करूंगा। -3 के लिए फिर मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ +3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। ठीक है, 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है छोड़ दो। 0, -4, 6, 2। यहाँ पे नेगेटिव है तो मुझे यहाँ -2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लिया मैंने। 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे छोड़ दो, क्या बचा? 1, 3, 6, 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नेगेटिव आ गया तो -3 का मुझे करना पड़ेगा +3। जिस रो में है जिस कॉलम में है ये -3, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो छोड़ने पर क्या बचा? 1, 3, 0, -4। 1, 3, 0, -4। सोल्व करने के लिए पहले इसकी मल्टीप्लाई, माइनस अपनी तरफ से, फिर इसकी मल्टीप्लाई। तो 2 × 0, 0, 6 4 जा 24। ये प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। +5 पहले मल्टीप्लाई इनकी 2 -6 3 जा 18 +3। इसकी मल्टीप्लाई -4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना आना चाहिए था इसका आंसर? -140। तो 24 2 जा 48, ये तो हो गया -48। ये -16, 16 5 जा 80, तो ये हो गया -80। और 4 3 जा 12, -12। तो ये कितना हो गया? -48 और -12, -60, -80। ये कितना हो गया? -140। सीधी बात उसने चेक कर लिया कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। मैंने फर्स्ट रो के अलोंग किया था तो भी -140 आया, सेकंड कॉलम का ले लिया तो भी -140 आया। अब थर्ड कॉलम ले लो या फर्स्ट कॉलम ले लो या सेकंड रो ले लो और थर्ड रो ले लो, सेम आएगी वैल्यू। ठीक है, फिर भी हम एक्सपेंड उसके लिए अलोंग ज़्यादा उचित समझते हैं जिसमें ज़्यादा जीरो हो, क्योंकि अगर भारी जीरो हो जाएगी तो ये इसको सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ जीरो हो गए, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, एक तो बात इसमें ये समझनी है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है ये सब कुछ। इसमें एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.1, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक इसमें मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 4 2, और हमें शो करना है 2 × a का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट a, ये शो करना है। ठीक है, तो इसकी दोनों साइड सोल्व करके वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैंने इधर साइड ले ली पहले, लेफ्ट हैंड साइड। ये है 2a, 2a का मतलब 2 की हर एक में इंटू हो जाएगी। 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये डिटरमिनेंट है तो मुझे डिटरमिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क है? सिर्फ यही है, मैट्रिक्स में ऐसे ब्रैकेट लगता है तो समझ में आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई इसकी होगी 4 2 जा 8 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, ये कितना हो जाएगा? -24। अब इसकी राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, कितना आना चाहिए? -24। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट है, तो सामने का निशान बनाएंगे 1 2 4 2, 4 मल्टीप्लाई 2 बन जा 2 -4 2 जा 8, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई -6, तो इसका आंसर हो गया -24। दोनों साइड सेम हो गई, तो ये हमने सो हो गया हमारा होल डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट a। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है 4.1 में। इसमें दिया हुआ है एक रिलेशन है x to 18x 6 to 18 6। इसमें पूछा है फाइंड x का मान ज्ञात करना। तो हमें सीधा सीधा सोल्व करना है। दिस इंटू दिस पहले होगा x स्क्वायर माइनस इनकी मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 माइनस 18 टू जा 36 तो 0 हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई प्लस या माइनस 6। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो 4.1 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस तरीके के, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कराऊंगा 4.4। तो ये एक्सरसाइज तो हमारी इस तरह से आप पूरी कर सकते हैं। 4.4 में एक तो है हमारे पास माइनर्स और एक है कोफैक्टर्स। ये मैं एक डिटरमिनेंट ले रखी है मैंने, मैट्रिक्स है तो इसको मैं अब डिटरमिनेंट का रूप दूंगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ ताकि सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी अब सारणी हो गई। ठीक है, तो एक तो शब्द है इसमें माइनर, MINR। माइनर को कहते हैं हिंदी में उप सारणिक। ठीक है, और एक है हमारे पास कोफैक्टर्स। इनको कहते हैं सहखंड। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझा रहा हूँ। m ये मैंने लिया माना 1 का, मुझे हम प्रत्येक अवयव का उपसारणी भी निकाल सकते हैं और प्रत्येक अवयव का सहखंड भी निकाल सकते हैं। तो मैंने माना 1 का निकाला, तो 1 किस रो में है? फर्स्ट रो में। किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। तो m1 तो ये हो जाएगा हमारा 1 का उपसारणी। तो 1 को छोड़ेंगे और 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे छोड़ दो। जैसे अभी सोल्व किया था उसी टाइप से ही है। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 5 -4 -3 -2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 2 जा 10 -10 माइनस अपनी तरफ से जब सॉल्व करते हैं 4 3 जा 12। तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे -22। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका माइनर फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये किस रो में है? सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो इसको लिखना पड़ेगा M23। ठीक है, 2 माने पहली संख्या रो को, दूसरी कॉलम को दर्शाएगी। तो ये सेकंड रो का, थर्ड कॉलम का, दूसरी रो का और थर्ड कॉलम। -4 का, तो -4 जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ दो, बाकी क्या बचा? 1 2 6 -3। ऐसे 1 2 6 -3। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई -3 और -12 -3 -12। तो इसकी वैल्यू होगी -50। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब एक और एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने ये ले लिया -3। तो ये -3 किस रो में है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है। तो 32 लिखेंगे इसे तीसरी रो में। और कॉलम कौन सा है? सेकंड नंबर, ये वाला जो है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ने पर क्या आएगा? 1 3 0 -4 1 3 0 -4। ये वैल्यू हो गई -4 -0। इसकी वैल्यू हो गई -4। ठीक है, एक्सेट्रा। आप 9 के 9 एलिमेंट्स हैं, किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं, मतलब उपसारणी। ठीक है, अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। मैं इन्हीं संख्याओं के निकालूंगा। M11 का
तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ फर्क ये है दोनों में, होगा तो इसी तरीके से -1 की पावर लगाएंगे। इसमें कितनी होगी, -1 की पावर जो इन दोनों का सम है, 1 और 1 है ना यहाँ पे, ये 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 और बाकी वही की वही कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर ये की ये सेम वैल्यू आएंगी, मतलब 5 - 4 -3 -2, आंसर भी कितना आएगा इसका, -22। अब मैं ले लेता हूँ इसका कोफैक्टर A23, -1 की पावर 2 + 3, ऐसे 2 + 3 जो यहाँ पे आएगा उसको -1 की पावर का सम लिखेंगे, ठीक है। संख्या वही आएंगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ने पर 1 2 6 -3, वही की वही 1 2 6 -3। इसका आंसर -15 आया था ना हमारा, तो अब की बार कितना आएगा, -1 की पावर और है तो ये +15 हो जाएगा, तो यहाँ ये चेंज आया है इसमें, ठीक है। अब ले लेते हैं हम 32 के लिए, तो ये हो जाएगा A32, -1 की पावर 3 + 2। अब दो कॉलम छोड़ दो, तीसरी रो और सेकंड कॉलम छोड़ने पर, तीसरी रो और सेकंड कॉलम छोड़ने पर वही की वही 1 3 0 -4, ठीक है, 1 3 0 -4। इसका आंसर -4 आया था, तो इसका आंसर आएगा +4। जैसे हमने यहाँ माइनर निकाले हैं 3 एलिमेंट के, उन्हीं एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाले हैं। 9 के 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सभी के ही कोफैक्टर निकाले जा सकते हैं, सभी के ही माइनस निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एक रिलेशन आई माइनर और कोफैक्टर्स में, माइनर में तो -1 की पावर नहीं लगती और कोफैक्टर में लगती है, तो सीधी सीधी एक बात यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि जो माइनर है आइए यहाँ पे इसको साफ करूँ पहले, कोफैक्टर में और माइनर में ये फर्क है, I + J × माइनर ऑफ M, ये इसमें रिलेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोफैक्टर माइनर में पीछे जो हो रहा था, यहाँ ये कोफैक्टर IJ और माइनर में सिर्फ -1 की पावर का फर्क था, तो जैसे यहाँ पे 2 3 का निकाला था, यहाँ 2 + 3 हो गया था, माइनर की वैल्यू तो वही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपकी 4th एक्सरसाइज में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं कराता हूँ आपको 3rd एक्सरसाइज, ठीक है। हमारी ये 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 4.4 और इससे पहले करी थी 4.1। इसमें हमारे पास 4.3 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल लिया मैंने A B एंड C, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट, कौन सी डिटर्मिनेंट, 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया निकालने का ये इसका तरीका है। अगर हमने पीछे करे थे 10th क्लास में 11th क्लास में, उसमें और तरीके थे, वो भी इसी से ही फॉर्मूला बना है। वो था हमारा x1 y2 - y3 प्लस 1 2 3 2 3 1, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस तरह का ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसका भी
मॉडुलस था, ठीक है ना। बाहर x थे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरह से हमने ये करा था लेंथ में। तो ये फॉर्मूला भी इसी का ही रूप है। x1 मैंने अगर इसको एक्सपेंड किया ऐसे x1 y1 करके, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 करेंगे तो कितना आएगा y1 माइनस y3, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा तो माइनस का ही प्लस बन गया y3 माइनस y1। फिर यहाँ x3 लेंगे तो x3 जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ने पर y1 माइनस y, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ करना है इस मेथड से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का ये होगा। तो यहाँ पे यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ये ले लो आप 2 -3, एक ले लिया पॉइंट मैंने B1 0 एंड C ले लिया मैंने 5 -6। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। इस सारी विधि से हमें निकालना है इसको। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स होते हैं 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 -3 1 0 5 -6। और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका एरिया होगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो को तो 2 जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ दो, क्या बचेगा 0 1 -6 1। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 1 और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी -6। लिख लेते हैं 0 1 -6 1। -3 के लिए कितना लेंगे साइन चेंज करके +3। तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो 1 1 5 1 1 1 5 1। फिर लेंगे यहाँ पे +1 1 इस रो में इस कॉलम में छोड़ने पर 1 0 5 -6 1 0 5 -6। तो ये हो गया आंसर हमारा ट्वाइस ऑफ। इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई -6, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 + 6 होगा +3 1 - 5 1 - 5 +1 -6 -0, ठीक है। 1 माइनस प्लस हो गया 1 -5 और इसकी इंटू माइनस इसकी इंटू। तो इसका आंसर कितना है 6 2 12। क्या कर लेते हैं 1/2 12, ये -4 3 जा ये -12 और यहाँ पे आया ये -6, ठीक है। तो ये आया हमारा आंसर। ये तो कैंसिल हो गए -6/2 -3। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ लिखा था मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो आंसर इसका प्लस में देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना 3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर हमारा एरिया दिया हुआ है और अननोन की वैल्यू पूछी है तो आप प्लस माइनस करके लेते हैं। क्वेश्चन है आपके बुक में ही, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं उसे। ये हमारी बुक में है, ये 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं 2 -6 5 4 k एंड 4 k, 4। और इसमें लिखा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 35 है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो k की वैल्यू इसमें पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को ही लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया ऐसे 1 1 1 2 -6 5 4 k 4, ठीक है। और ये इसका आंसर हमें दिया हुआ था, इसमें एरिया कितना 35।
तो आप इसमें प्लस माइनस 35 करके लेंगे। इसमें ये बात वैसे ध्यान देंगे कि क्योंकि हमारा जो पीछे आंसर आया था एरिया का वो नेगेटिव आया था, माइनस का आया था, तो फिर हमने उसे प्लस का कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी एरिया दिया हुआ है तो के की वैल्यू उस तरीके से निकलेगी कि पता नहीं एरिया निकालते समय 35 जब एरिया आया होगा तो वो प्लस का था या माइनस का था। यहाँ पे दोनों केस अराइज करने पड़ते हैं, ठीक है। इसको जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को जब इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं तो सॉल्व करते समय फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, या फिर ज़्यादा जहाँ नंबर ऑफ जीरोज हो उसके अलोंग रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना उचित रहता है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई तो इधर होगी, ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसे छोड़ दो, बाकी क्या बचा 4 1 4 1। अब हम -6 का +6 लेंगे क्योंकि इनका स्थान चेंज करने होते हैं ना, ये जो 4 प्लेसेस हैं उनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो +6, ये 6 जिस रो में है जिस कॉलम में है छोड़ने पर 5 1 k 1 5 1 k 1। अब आई +1 की वैल्यू 1 जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ने पर 5 4 k 4 5 4 k 4। इसका आंसर कितना आएगा, इधर जो दिया हुआ है यहाँ पे 35, 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, ये 70 हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दिस ट्वाइस 4 1 जा 4 -4, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। +6 ये हो गया 5 - k प्लस ये होगा 5 4 जा 20 -4k इक्वल टू +-70। 4 - 4 ये तो कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6 5 जा 30 - 6k प्लस 20 - 4k इक्वल टू +-70। ये को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा -6k -4k कितना है -10k, ठीक है। 30 और 20 कितना हो गया, ये 50 इक्वल टू +-70। एक बार तो हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे और दोनों से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लस लेने पर -10k इक्वल टू, मैंने प्लस लिया तो ये हो जाएगा 70 और 50 उधर चला गया -50, ये हो गया 20। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -10 नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2। एक वैल्यू तो इसमें k की -2 आ गई। अब नेगेटिव ले लेते हैं, -10k इक्वल टू -70 -50, तो ये कितना हो गया -120। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो इसमें दो वैल्यू आ सकती हैं k की, -2 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं।